अपने मोमेंटम को बरकरार रखते हुए हमास ने आज राफा में और फिर शुजैया में, जो कि सेंट्रल ईस्ट गाजा में आता है, राफा साउथ गाजा में आता है, दोनों जगह बड़े हमले किए हैं। कई इजरायली सोल्जर मारे गए हैं। ये खबरें धीरे धीरे आ रही हैं और इजरायली जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सेटलर्स प्लेटफॉर्म ने जो शुजैया में घटना हुई उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आपको विस्तार से वो सारी बातें बताते हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हमने देखिए एक अपनी जो 8 अप्रैल मंगल पांडे एनिवर्सरी पे स्पीच थी वो मैंने डाली थी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि मैं बेसिकली चाहता हूं कि जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 चैनल है जो करीब 14,000 जिसके फॉलोअर्स हैं उसको मैं इंडियन इश्यूज का बनाऊं। तो वो जो स्पीच है, हालांकि आप लोग ने सुनी होगी क्योंकि मैंने पोस्ट में उसका डाला था, अपने वेबसाइट पे वीडियो डाला था, फिर भी मैं कल उस पर डालूंगा। तो आप लोग कल जरूर से अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 पे करीब 11 से 12 के बीच में मैं अपनी 8 अप्रैल वाली पूरी स्पीच डालूंगा, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे श्रोताओं ने मुझको रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पे डालिए, लेकिन वो खैर उस तरह से उसमें थोड़ी समस्या थी। वो जो एक चैनल होता है वो एक थीम पकड़ता है, फिर उसमें दूसरी थीम को डालना मुश्किल होता है, उसका व्यूज नहीं आते। तो अभी हम 14,000 वाले को अब उसी में इंडियन वीडियोस हम ज्यादा से ज्यादा डालेंगे। ये हो गया। और जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 है उसके बारे में भी उसमें कुछ तकनीकी समस्या है, वो भी हल हो रही है। अब आज देखिए जो बड़ा ही मतलब निर्णायक एक तरह से दिन है, 14 अप्रैल 2025। अब ये देखिए अंबेडकर जयंती है एक तरफ एक बैसाखी भी आज का दिन है, कुछ रिलीजियस हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का भी एक ये जो पूर्णिमा की रात के 2 दिन बाद आज का दिन है। अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें हमास ने एक अपर हैंड ले लिया है। अब देखिए उसने क्या किया, राफा में एक जगह है अबू अल रस, ये राफा के पूर्व में है। यहां पर बहुत दिनों बाद हमास ने एक पूरा घर रिग कर दिया था एक्सप्लोसिव से। इजरायली सोल्जर जैसे ही घुसे वो पूरा एक्सप्लोसिव वहां पर फट गए और इजरायली सोल्जर्स के ऊपर पूरा घर गिर गया। अब आप बताइए आपने पहले ये कहां सुना है, ये कितनी बार आपने मेरे मुंह से सुना है। और ये पूरी जो नॉर्थ गाजा में जो लड़ाई हुई थी निजरिम एक्सेस के आसपास, उसमें लगभग हर दिन इस तरह की घटनाएं होती थी, याद है ना आपको। अब आप देखो ये घटना राफा में हो गई, जहां वो अकेली जगह है जहां इजरायली के सोल्जर्स फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में है, निजरिम कॉरिडोर से वो भाग गए। उसके बाद वो वापस आने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। और अब जो उन्होंने एक तो ये तो देखिए साउथ गाजा की बात। अब जो सेंट्रल गाजा में 2 घटनाएं हुई शुजैया में, वहां पर एक अल मुंतर पहाड़ी है, एक छोटा सा टीला है, अल मुंतर पहाड़ी है शुजैया में। वहां पर एक आईडीएफ का सोल्जर, एक स्नाइपर बैठा हुआ था और वो सिविलियंस को मार रहा था। और वहां पर, और ये वो कल से बैठा था, यानी आप सोच लीजिए 24 घंटे से ऊपर वो बैठा हुआ था। और उसने कम से कम 4 फिलिस्तीनी सिविलियंस को घायल कर दिया था, मारा नहीं था, मार नहीं पाया था, घायल किया था। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ताड़ लिया, हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, उन्होंने उसको 2 तरफ से घेरा, जबकि वो खुला इलाका है, वो टीला है, आसपास मलबा है और खुला इलाका है। हालांकि शुजैया में क्योंकि उस तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ इसलिए कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो जो भी बिल्डिंग्स थी आधी टूटी टाटी, उसमें पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास ने घात लगाई। और उन्होंने भी, जैसे वो 24 घंटे से वो एक्टिव था, 12 घंटे में उनको पता चल गया था, पिछले 12 घंटों में हमास और इस्लामिक जिहाद के लोगों को उन्होंने घात लगानी शुरू की और 12 घंटे वेट किया। उसके बाद गोली चला दी और वो मारा गया स्नाइपर। उसका वीडियो 2 दिन में देखिए आपके बीच आ जाएगा। अल मुंतर जो पहाड़ी है ये शुजैया में, इसमें बड़ी घटना हुई है। और ये सोचिए जो साउथ गाजा में जो मारा है उसमें कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कम से कम 7 इजरायली सोल्जर्स उसमें या तो मारे गए हैं या घायल हुए। संख्या बढ़ भी सकती है, 11 भी हो सकती है। अभी वो पूरी खबरें आने बाकी। रोज देखिए लगातार हमारे थंबनेल में मेन जो हेडिंग है वो यही आती है कि हमास ने आईडीएफ को निपटाया, हमास ने आईडीएफ को निपटाया। ये लगातार चल रहा है, ये सच्चाई है। और ये जो 2 बड़ी घटना हुई, इसके बाद तीसरी घटना। अब तीसरी घटना क्या हुई, तीसरी घटना में एक शुजैया में जैसे वो मारा गया जब उस स्नाइपर, तो उसके मारे जाने के बाद एक आईडीएफ का दल घुसा
उसकी बॉडी लेने के लिए, और जैसे ही वो दल आगे बढ़ा था वहीं पर घात लगा के हमास ने मार दिया। और टनल से इस बार लोग निकले, कई दिनों बाद टनल का इस्तेमाल हुआ है और वो घातक तरह से हुआ है। सोचिए आप, राफा में 7 से 11 वो ये जो स्नाइपर था जो अल मुंतर पहाड़ी का, और उसके बाद सुजैया में उसी के पास अल मुंतर के पास जो घात लगा के मारा है, उसमें करीब 11 से 12 सोल्जर्स थे। कितने हो गए, क्या गिनती कोई कर सकता है? 22 के ऊपर हो गए। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। नेत्जरीम कॉरिडोर पे जो भी थोड़े बहुत इजरायली कभी कभी आ जाते हैं, आज उन पे भी रॉकेट से वार हुआ। एक बख्तरबंद गाड़ी इजरायलीज की क्षतिग्रस्त हो गई, इजरायलीज को छोड़ के भागना पड़ा। ये देखिए बड़ी खबर है ये। और ये हमास की जो का जो जीवट है, हमास के जो हौसले हैं, जिस तरीके से वो लड़ आया। और जो ये बात हमास कह रहा था कि हम तो वेट कर रहे थे इजरायली सोल्जर्स अंदर आए, जैसे ही कोई अंदर आ रहा है वो मार जा रहा है। तो इजराइल की वो सारी बातें कि मोराग लाइन हमने बना दी है, साउथ एक बफर जोन हमने बना दिया है। अरे तुम्हारा बफर जोन बेकार हो गया, वहां मार दिए गए लोग, इजरायली खत्म हो गए वहां, तुम्हारा मोराग लैंड घुस गया अंदर, कहीं का नहीं रहा। उसके बाद देखिए जो एक के बाद एक खबरें आ रही। अभी देखिए विश्व में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। अब ये जो जुलानी है, ये अभी अबू धाबी में इजराइल के डेलीगेशन से मिला। और ये बात खुली कैसे, जो फ्लाइट डिटेल्स हैं उसके जो उसका लॉग होता है, फ्लाइट डिटेल्स के उसके लॉगरिथम्स होते हैं, वो किसी ने लीक कर दिए। और उसमें ये दिखा कि जब अभी अपने को अबू अल शरा कहता है ये जुलानी, ये जब वहां लैंड किया उसके कुछ ही देर पहले इजरायली डेलीगेशन लैंड किया था। और अब तो खैर पब्लिक हो गया कि वो लोग बात कर रहे हैं और अबू धाबी उसमें बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा है। अब आप बताइए इतनी बड़ी गद्दारी इस समय, जब इजराइल एक मतलब आज की तारीख में अकेले करीब 31 सिविलियंस मारे गए, रोज सिविलियंस मारे जा रहे हैं। 18 मार्च के बाद से एक अलग नरसंहार चल रहा है। देखिए 3 नरसंहार हो गए, एक जो जनरल चला, एक जो नॉर्थ गाजा में करीब 1-1.5 महीने चला जो 19 जनवरी 2025 को सीज फायर के साथ खत्म हुआ, और फिर एक जो 18 मार्च 2025 को जो इजराइल ने सीज फायर तोड़ा और अभी तक चल रहा है, उसमें भी करीब 1200 से ऊपर सिविलियन मारे जा चुके हैं। और क्या जुलानी को अल शरा को पता नहीं है ये बात? सीरिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, एलेप्पो में प्रदर्शन हो रहा है, इडलिब में प्रदर्शन हो रहा है, दमस्कस में हो रहा है, कुनेत्रा में हो रहा है, दारा में हो रहा है। दारा में हथियारबंद लड़ाई शुरू हो गई है। इसको पता नहीं, इसको सब पता है। लेकिन ये मन बना चुका है कि हमको सीरिया को एक करना ही नहीं है, सीरिया को हमको छोड़ देना उसके हाल में। आज सीरिया में आईसिस और एसडीएफ जो कुर्दी हैं उनकी भी गोली चली, उसमें कुछ एसडीएफ के लोग मारे गए, कुछ आईसिस के लोग मारे गए। और इनका कहना था जोलानी का कि हमने बहुत बड़ा एक सेना बना ली है जिसमें आईसिस भी आ गया है, एसडीएफ के लोग भी आ गए हैं। बताइए आप क्या मतलब, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। वो एक केवल दमस्कस का वो है, पूरे सीरिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग रूल है। अब जो फिलिस्तीनी जो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद उन्होंने हथियार उठा लिए हैं दारा में, कुनेत्रा में, तो वो तो सीधे वो उनका एक तरह से उनका राज हो गया। वहां कोई एसटीएस का बचे ही नहीं, भाग गए सब। तो पूरी तरीके से हमास पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने सोचिए साउथ सीरिया के एक बड़े हिस्से को ले लिया है। ये बड़ी कहानी है। उसके बाद आज और भी स्टोरीज देखिए, एक ईरान और अमेरिका की जो ओमान में बात हो रही थी, अभी समझ में आया कि ईरान ने ओमान क्यों इंसिस्ट किया था। अमेरिकन वहां आए ओमान में और फिर उन्होंने एक कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि ये अगर हमको आपने ह्यूमिलेट करने के लिए किया था तो हमको माफ कर दीजिए, उतनी दूर। अच्छा, और भाई ये बातचीत हो रही है, इसमें जल्दी जल्दी मिलना होगा। तो ईरान के नजदीक है ओमान, अमेरिका से बहुत दूर है। तो अमेरिकन डेलीगेशन ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसको रोम में कर दीजिए, हमें भी आने में आसानी हो। हम देखिए ओमान आ गए आपके कहने पे, और दुनिया में मैसेज गया है कि हम झुक गए। अच्छा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब बहुत लोगों को समझ में ये बात नहीं आई थी कि ओमान में क्यों ईरान इंसिस्ट कर रहा है। अब वो बात देखिए साफ हो गई कि ओमान में इसलिए इंसिस्ट कर रहा है, उसको अमेरिका को एक बार ह्यूमिलेट करना था। अमेरिका जो धमकी पे धमकी देता रहता है, इजराइल को उसको ह्यूमिलेट करना था और उसने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट राउंड की जो
बातचीत है वो रोम में होगी। रोम भी अमेरिका से बहुत पास नहीं है, ईरान से ज्यादा पास है। और रोम में ईरान अग्री किया कि ठीक है, अगली जो दौर की बातचीत है वो हम रोम में करेंगे। एक और डेवलपमेंट हुआ, सऊदी अरेबिया से जो न्यूक्लियर डील की बातचीत है वो अमेरिका ने तेज कर दी। यूरेनियम एनरिचमेंट की उसमें बात आ गई है कि क्या सऊदी अरेबिया अमेरिका की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। और यह बात ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ईरान कहेगा कि सऊदी अरेबिया अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते, क्यों हम पे दबाव पड़ रहा है कि ना बनाओ। तो इसका मतलब है जो अमेरिका और ईरान में बातचीत हो रही है वो केवल न्यूक्लियर मुद्दे पे नहीं हो रही है, वो बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव डील पे बात हो रही है जिसमें फिलिस्तीन की आजादी शामिल है। सीधी बात है। अदरवाइज आप बताओ, सऊदी अरेबिया अगर यूरेनियम एनरिचमेंट में जाएगा, ईरान को अमेरिका मना ही नहीं कर सकता। और जो अमेरिका के बयान ईरान के खिलाफ आते हैं, जब यथार्थ में जब दोनों आमने सामने बैठते हैं तो अमेरिका का सर झुका होता है। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए। अब आप सोचिए ईरान कितना का है। ईरान ने देखिए, खमैनी साहब ने कल बड़े बड़े बयान दिए थे। उन्होंने बार बार यही कहा था कि देखिए दो चीजें नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस का समर्थन हम वापस नहीं ले सकते, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे यमन हो, चाहे वो हमास हो, और चाहे सीरिया में रेजिस्टेंस हो, उसका समर्थन हम वापस नहीं ले सकते हैं। कोई भी अगर फिलिस्तीनी राज की बात है तो उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। वो हमास वो फिलिस्तीनी मामला है, उसको आप उनसे बातचीत करके तय करिए। वो हथियार नहीं डालना चाहते। अब इसमें देखिए वही बात आ गई कि हमास ने बार बार कहा है कि जो सीजफायर की अलग से, जो गाजा सीजफायर की अलग से जो बात चल रही है कायरो में भी, कभी कभी दोहा में भी, उसमें जो है, और आज कतार के जो अमीर हैं और अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनमें बाकायदा मीटिंग हुई। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, कहा कि फिलिस्तीनी डिस्प्लेस नहीं हो सकते हैं, हम लोग इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर एग्रीमेंट हो। हमास ने यह साफ कर दिया है कि वो हथियार अपने नहीं डालेगा, बल्कि और हथियार इस्तेमाल करेगा। और उसने सीधी बात है, उसने कह दिया है कि जो फ्यूचर सरकार होगी एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट की, या चलो गाजा में जब परमानेंट सीज फायर होगा, तो वो फिलिस्तीनी जनता के ऊपर है। और हम ये इसके लिए तैयार हैं कि सारे फैक्शन मिलकर एक सरकार बनाए। और इसका बीजिंग में 6 महीने 7 महीने पहले इस पे पूरा फतेह से मीटिंग हो चुकी थी, बीजिंग डिक्लेरेशन हो चुका था, और उसको फतेह नहीं मान रहा है आज की तारीख में। महमूद अब्बास गद्दार ये नहीं मान रहा है। और इसने वहां एक बताइए, एक वेस्ट बैंक में एक आइकॉन मॉल बना दिया है, जहां लोग मर रहे हैं वो मॉल बना रहा है। कम से कम 40,000 फिलिस्तीनी डिस्प्लेस्ड हैं। और वहां पर भी देखिए, आज धायरा में एक बेथलेहम के पास बड़ी घटना हुई, रन वॉर ऑपरेशन हुआ। एक फिलिस्तीनी लड़ाका, उसने अपनी कार घुसा दी एक आईडीएफ पेट्रोल में, और उसमें एक फीमेल आईडीएफ सोल्जर बुरी तरह से घायल हुई, और कम से कम 4 आईडीएफ मेल सोल्जर्स वो मॉडरेट तरह से घायल हुए। और वो जो फीमेल सोल्जर है उसकी अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। इजरायलीज ने उसके बाद अपनी फोर्सेस भेजना शुरू किया, तब तक वो लोग निकल गए। मतलब जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर था अकेला, वो निकल गया। अब आप बताइए, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि वेस्ट बैंक में इजराइल लड़ना नहीं चाहता। अब इजराइल लड़ना नहीं चाहता है, इस पे पूरी जो बात आई है उस पे देखिए, आज जो इजराइल के नए चीफ ऑफ स्टाफ है इयाल जमीर, उनका बयान आ गया है। और उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि सेना अपने लड़ाकों पे आधारित होती है और राजनीति जो है वो उससे अलग होती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि युद्ध विराम पर जाने के पहले बड़े पैमाने पे जमीनी अभियान और विभिन्न तरीके से हमास को सैन्य रूप से अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए महीनों नहीं तो सालों लग जाएंगे। अब आप बताओ, इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ कह रहा है कि नेतन्याहू ने क्या कहा कि हम हमास को खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद हम सीज फायर करेंगे और होस्टेजेस को रिकवर कर लेंगे। उसने कहा, इयाल ज़मीर ने कहा कि अगर आप हमास को खत्म करना चाहते हैं तो पहली तो बात यह है कि इसमें सालों लग सकते हैं। दूसरी बात उसने कही, एक तो उसने पहले यह कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए सेना में। दूसरी बात उसने कही कि सेना में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सैनिक समाधान के पैरेलल राजनीतिक समाधान चलना चाहिए, वरना सेना पंगु हो जाती है। और यही बात देखिए, कश्मीर में जो इंडियन सोल्जर्स जो डिप्लॉयड हैं वो भी कहते हैं
कि पॉलिटिकल सोल्यूशन के बिना हम लोग जो भी कर ले, पॉलिटिकल सोल्यूशन जरूरी है। और हम कश्मीर और गाजा में कहीं भी पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों एकदम भिन्न परिस्थितियां हैं। लेकिन लॉजिक जो बात पूरी आती है वो कह रहा है चीफ ऑफ स्टाफ कि भाई बिना समझौते के आप कैसे, मतलब बिना राजनीतिक पहल के आप कैसे आगे बढ़ेंगे सैनिक लेवल पे। उसके बाद उसने कहा है कि अभी तक जो इजराइल में जो रिजर्व इकाई है उसमें जो हम लोग बुला रहे हैं केवल 60% लोग आ रहे हैं वापस, बाकी सब के सब उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर सुनिए, अब एक मोसाद और जो कुछ खुफिया इजरायली एजेंसीज हैं और जिनका नाम नहीं आता, मोसाद के अलावा एक है टालपियोट उसको कहते हैं। ये जो टालपियोट एक्चुअली एक प्रोग्राम है, एक सीक्रेट प्रोग्राम जो स्नातक पैदा करता है, ग्रेजुएट्स पैदा करता है, और जो उसमें इंटेलिजेंस में एक विशेष रोल अदा करते हैं वो लोग। उनकी एक्सपर्टीज होती है स्पेशली किस तरह से अनकन्वेंशनल तरह से दुश्मन को मारा जाए, यानी गोली से नहीं, कुछ जैसे मोसाद का फेमस है, कुछ इंजेक्शंस, कुछ पिल्स, कुछ इस तरह के नर्व गैस, कुछ ऐसे जाके एकदम एक आदमी बगल से निकला, ऐसे कुछ कर दिया, उसने गिर गया, मतलब जिस पे निशाना साधा वो गिर गया। तो ऐसी चीजों को बनाने वाली, सोचिए इतनी खतरनाक एजेंसी, इतनी सीक्रेट टालपियोट के ग्रेजुएट्स ने 170 ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं वहां से। TALPIOT उसका आप देख लीजिए गूगल पे, 170 ग्रेजुएट्स निकलते हैं। और उनके जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने कहा हम सर्विस नहीं ज्वाइन करेंगे, आप युद्ध बंद करो, और ये युद्ध राजनीतिक हो गया। उसके बाद मोसाद ने कहा कि मोसाद के कई ऑपरेटिव्स ने कहा कि हम युद्ध में इससे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए, जब इस तरह की बात खुल्लम खुल्ला हो रही है, हम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं हो रहा है कि हमारी बात, हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जैसे पहले होता था कि भाई हमारी कोई ग्रीवेंसेस हैं, इनकी कोई ग्रीवेंसेस ऐसा कोई अपनी जॉब को लेके या किसी तनख्वाह को लेके थोड़ा ना ये लोग कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। उनका मानना है कि नेतन्याहू सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और इजराइल के एक पूर्व डिफेंस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने तो आज कह दिया कि ये नेतन्याहू को तो हटाना बहुत जरूरी है, अगर ये रह गया तो ये बर्बाद कर देगा पूरे इजराइल को। उसके बाद देखिए और बातें ये सामने आई हैं। ये बात सामने आई है कि पहली बार ट्रंप ने नेतन्याहू से ये कह दिया है कि हम इजराइल में दूसरा विकल्प भी सोच सकते हैं, यानी किसी और को सरकार में बैठा सकते हैं। नेतन्याहू जो अभी तक अपने को इंडिस्पेंसिबल मान रहा था कि हमको कोई छू नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है ट्रंप के पास नेतन्याहू के अलावा, ट्रंप ने कह दिया नहीं, हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। और नेतन्याहू उसमें अपना जो वो यही रास्ता सोच रहा है कि हम बम्बार्डमेंट करते जाएं। लेकिन अब देखिए हमास ने जवाब देना शुरू कर दिया, इजरायली सोल्जर्स मारे जाने लगे। और अब इससे जो है, पहले जो होता था कि इजरायली सोल्जर्स मारे जाते थे तो नेतन्याहू अपनी फोर्सेस को और मोबिलाइज करता था। अब उल्टा हो रहा है, इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, फोर्सेस मोबिलाइज नहीं हो रही है। वो कह रही है हमें नहीं लड़ना है, ये बेकार की लड़ाई है, इसमें हम मरने नहीं जाएंगे। जब मोसाद और टालपियोट और इससे इंटेलिजेंस यूनिट 8200 जिसने हिजबुल्लाह में पेजर अटैक किए, वहां विद्रोह हो गया, तो भैया तो अब क्या बचा क्या है ये तो बता दो। हमास लगातार मार रहा, आज मैंने बताया, गिनती ही नहीं है कितने आज मारे, कितने घायल हुए। बड़े मुश्किल आज मैं थंबनेल में क्या हुए डालूं। लेकिन देखिए ये जो एक पूरा एक मंजर है, इस मंजर को आप समझिए, इनिशिएटिव वापस रेजिस्टेंस के हाथ में आ गया है। ईरान जो है वो पूरी तरह से चढ़ के इस समय बोल रहा है। और देखिए बांग्लादेश ने इजरायली पासपोर्ट रद्द कर दिया, यानी बांग्लादेशी अब इजराइल नहीं जा सकते। इजराइल जब भारत में भी ऐसे था 1991 तक, भारत के पासपोर्ट में 2 देश, साउथ अफ्रीका, इजराइल, कोई नहीं जा सकता था जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। 1991 के बाद ये आया। बांग्लादेश ने काम शुरू कर दिया है। बड़े प्रदर्शन पाकिस्तान में भी हुए। और देखिए भारत बहुत दिनों तक अछूता नहीं रहेगा, मंगल पांडे सेना का वादा है। हम लोग इस मुद्दे को यहां उठाएंगे और जो भारत की जो एक गौरवशाली विदेश नीति थी उसको वापस लाएंगे। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।